सो लेट्स गो एवरीवन, अपने गुडविल के थर्ड पार्ट एंड आखिरी पार्ट पर आ चुके हैं। सर ये वाला जो पोर्शन है या ये वाला जो डिस्कशन है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट आपको लास्ट क्लास वाला ही फील होने वाला है। बस सुनते चलिएगा क्या बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास को मैंने खत्म करते करते आप लोगों को एक मेथड बताया था जिसका नाम था सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बताया था? सुपर प्रॉफिट मेथड। इनफैक्ट एक स्टेप और आगे जाते हैं, रिवीजन ही करते हैं ना। अभी तक गुडविल का थर्ड क्लास है तो रिवीजन ही करते हैं। सर ऐसा है, सुन लीजिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। फिर बोल रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है और कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। एवरेज है, सुपर और कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन के अंदर भी हमने आपको बताया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऑब्वियसली एवरेज का एक और भाई है वेटेड एवरेज, वो भी एक मेथड है। तो कुल मिला के 4 मेथड्स हो गए। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट आपको करवाया हुआ है। एक बार अगर रिकैप करवाएं तो एवरेज प्रॉफिट में कुछ नहीं करते थे, पहले आप करेक्ट प्रॉफिट्स निकालते थे एंड उसका एवरेज निकालकर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो नो ब्रेनर है, एनवाईपी में मल्टीप्लाई, खत्म। वेटेड एवरेज में हमने एवरेज निकालने का तरीका को चेंज कर दिया था। वहां हम लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे नॉर्मली क्या होता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, सिंपल एवरेज मेथड में ये करते थे कि तीनों को ऐड करके बाई 3 करते थे तो एवरेज आ जाता था। गुडविल का बात कर रहे हैं। वेटेड एवरेज में जिस ईयर का प्रॉफिट है उस ईयर का वेट को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, टक 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 मल्टीप्लाई करते थे। वेट और फिर से बोल रहा हूं, प्रॉफिट और वेट, प्रॉफिट और वेट, प्रॉफिट और वेट को अपने मल्टीप्लाई करा करते थे। फिर जब हम लोग उसको ऐड करते थे, डिवाइड करते थे बाई सम ऑफ वेट से, तो उससे आपका वेटेड एवरेज निकलता था एंड देन फिर गुडविल में एनवाईपी का जो भी काम होता था वो करते थे। मेरा आज का जो क्लास है ना वो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड सिखा के खत्म हो गया था, मतलब लास्ट क्लास का। लेकिन उसमें एक चीज मैं कॉन्सेप्ट आज के लिए छोड़ा था, अब वो बोलता हूं, क्योंकि आज नाम है, आज के मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पर भी दोस्तों एक जगह पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट में भी निकालना पड़ता था यार वो तो। एग्जैक्टली उस कैपिटल एम्प्लॉयड का डिस्कशन को एक बार आइए पूरा करते हैं। कोई कुछ कॉपी मत करना, तुमको बस हम अभी ये बता दें कि कैपिटलाइजेशन मेथड अभी तुमको पूरा नहीं आता। सुनो ऐसा क्यों बोला एंड समझना बात को। नोट डाउन करने का काम अपने आप कर लेंगे, पहले आप लोग समझने का काम करिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, सुनो एवरीवन सुनो। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सर कहां काम आएगा? सुपर प्रॉफिट्स के कंप्यूटेशन में काम आएगा। तो सुनते चलिएगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कमिंग बैक टू द टॉपिक। कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम सिंपल भाषा में अगर बात करें आप लोग मेरे से, तो मैं आपको लिखाया था सारे असेट्स को ऐड कर दो और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दो, पर ये इनकम्प्लीट था। लास्ट क्लास के रिस्पेक्ट में जैसे सम्स हो रहे थे उसके लिए कंप्लीट था, पर अभी सम का लेवल आज बढ़ेगा, उसके लिए ना एक चीज को समझते चलना है ना, सुनते चलना। यहां पे मैं लिखता हूं ना असेट्स, यहां पे मैं लिखता हूं लायबिलिटीज, सुनते चलिएगा ध्यान। यहां पर मैं लिखा यार कैपिटल, कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, वो पैसे जो ओनर्स ने बिजनेस में डाल रखे हैं। कैपिटल एक बार के लिए मान लो 5 लाख रुपीज है, हाँ रुपीज में, ऑफ कोर्स सारे फिगर्स रुपीज में है गाइस। रिजर्व्स, रिजर्व्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व्स है 2 लाख। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी चलो एक लायबिलिटीज लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। क्रेडिटर्स कर देता हूं एक और लायबिलिटी, यानी 3 लाख आ गया, 3 लाख आ गया, ठीक है। अभी यहां पर ना मैं मशीनरी लिखता हूं, मशीनरी लिखता हूं 6 लाख का। ट्रेड डेटर्स लिखता हूं 2 लाख। और एक और कुछ भी डाल देते हैं, हाँ चलो ठीक है, कैश, कैश जो बिजनेस में है वो 2 लाख है। ऑब्वियसली बैलेंस शीट टैली करता है तो इसका मतलब दोनों तरफ 10 लाख रुपया आना ही था, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है।
ये लास्ट क्लास से शुरू कर रहा हूं कि हर स्टूडेंट कैच कर पाए। ये लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था, अगर मैं आपको बोला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तो दोस्त पहला रास्ता था कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का। सुन लो एवरीवन, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का ना दो रास्ता होता है। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच, और एक होता है आपका असेट्स अप्रोच। सुनते चले, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच और एक होता है असेट्स अप्रोच। ज्यादा जो मैं आपसे बात करा था लास्ट डे, वो मैं आपसे बात करा था मेनली असेट्स अप्रोच को लेकर ही बात करा था, ठीक है ना। जिसमें मैं आपको क्या बोला था असेट्स अप्रोच के अंदर, कि आपको क्या करना है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज करना है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो टोटल असेट्स आप लोगों के पास 10 लाख रुपीस का लिखा हुआ है। चेक कर लो, यहां पर लिखता हूं ना, देखो दिखाता हूं ना, ये रहा 10 लाख। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो ओनर्स का नहीं है बिजनेस में। तो एक्सटर्नल कौन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, यानी 3 लाख है। तो आप लोग बोलते सर इसमें कुछ नया आपने नहीं सिखाया। आई अग्री, मैं कुछ नया नहीं बोला। 7 लाख रुपीज आ गया सर, ये तो हम लोग को भी आता है, अब क्या नया बता दिए इसमें, कुछ नया नहीं बोला मैं। सुनते चलो ना अभी। सर यार ये तो क्लियर है ना सर। लायबिलिटी अप्रोच पर अब आओ। लायबिलिटी अप्रोच क्या बोलता है ना, कि भूल जाओ ये सब, ओनर्स का लगाया हुआ पैसा ऐड कर दो डायरेक्टली। ओनर्स का लगाया हुआ पैसा डायरेक्टली ऐड कर दो। ओनर्स का लगाया हुआ पैसा कहां आता है, लायबिलिटी साइड में। और ओनर्स का लगाया हुआ पैसा दो है बिजनेस में, कैपिटल और रिजर्व्स। क्यों, क्योंकि रिजर्व भी तो ओनर का ही पैसा है जो वो बिजनेस में छोड़ रखा है, पर कायदे से तो वो बनता ओनर का ही है। तो आप लोग एक काम करो, कैपिटल प्लस रिजर्व्स कर लो। और आओ एक बार आप लोग ऐड करना, 5 लाख और 2 लाख को एक बार आप लोग ऐड करना, देखना कितना आता है। 5 लाख और 2 लाख को ऐड करना आप लोग, देखना कितना आता है। 7 लाख ही आएगा, इम्पॉसिबल है कुछ और आ जाए। पहले तो ये समझ लो, एग्जाम में सर कौन सा अप्रोच से करेंगे, भाई कुछ भी अप्रोच से करो, तुम्हारा मर्जी है, नोबडी इज आस्किंग यू। पर हाँ बोल दिया भाई लायबिलिटी अप्रोच या असेट अप्रोच, तो यू हैव माई आंसर नाउ। तो सर ये तो आप सिखा रखे हो, हाँ सिखा रखा है। इसमें एक दो नया नया कॉन्सेप्ट हम बता नहीं रखा है, वो अभी बताएगा। प्राइमरीली, प्राइमरीली केस वन, ये केस वन, ये केस वाइज स्टडी नहीं करा रहा है, बस पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया जिसमें नया ट्रीटमेंट्स कुछ नहीं है। ये कॉपी कर लो, सारे लोग किया हुआ है, फिर से कर लो, कोई चक्कर नहीं है। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है, सारे अग्री करते हो। ओके, विशेष, अमीषा, झलक, सिया, अर्शिता, स्वास्तिक, ऑल राइट देन, कॉपी कर लेना। नीचे कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, डोंट वरी।
अब इसी केस में मतलब इसी को बेस पकड़ के मैं अब इसी क्वेश्चन में और मसाला डालते जाऊंगा, मतलब और नया नया कॉन्सेप्ट डालते चला जाऊंगा, ठीक है ना। ये बेसिक ढांचा है, समझ आता है, ये बेसिक ढांचा है अपने पास। आओ अभी मैं और बातें करता हूं यहां पर ना, पहले आप लोगों को जिसको जिसको ये लिखने का है लिखो। डन है क्या सर? यार आगे बात करो अभी, सर अभी बातचीत करो आगे आप लोग, है ना। एवरीवन पे अटेंशन नाउ। डन है। अब सुनना, अभी सुनना, हटाओ इसको छोड़ो, अभी यहां पर सुनना। एक कॉन्सेप्ट अब आता है, सबसे पहले इसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स का सिंपल मतलब होता है फेक असेट्स। रियल लाइफ में वो असेट है ही नहीं, वो खर्चा इतना बड़ा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको असेट में दिखाने लग जाता है, कायदे से वो असेट होना डिजर्व ही नहीं करता। आओ एग्जांपल भी देता हूं अभी, डोंट वरी, रुको सुनते चलो। फिक्टिशियस असेट एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये इतना बड़ा खर्चा है कि इसको ओवर द टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कुछ नहीं। एडवर्टीजमेंट हो गया, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस हो गया, ये रियल में असेट है ही नहीं। तो अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, इधर पे समझना, अब मैं इधर पे यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ करा, ठीक है, मान लो कैपिटल है 5 लाख, सुन लो, मान लो कैपिटल है 5 लाख, रिजर्व्स है 3 लाख, ओके, रिजर्व्स है 3 लाख, 8 लाख हुआ, और आपके पास क्रेडिटर्स है 2 लाख का, सुनते चलना। और यहां पर इन्होंने दे रखा है हमें फिक्टिशियस असेट, सुनते चलना, फिक्टिशियस असेट, एक चीज और बता रहा हूं साथ साथ में, एंड गुडविल। फिक्टिशियस असेट है 1 लाख का, गुडविल है बिजनेस में 2 लाख का, मशीनरी है बिजनेस में 7 लाख का, ठीक है ना, मशीनरी है बिजनेस में 7 लाख का। सो यार अगर आप इसको टोटल ऐड करते हो 8 और 2 10, और यहां पर 1 2 3 10, चलो ठीक है 10 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है ना सर, यहां पर 3 और 7 10 लाख हो रहा है। अप्रोच एंड ऑल हम आपसे डिस्कस करेंगे, अप्रोच एंड एवरीथिंग हम आपसे डिस्कस करेंगे, पर पहले एक बात को समझ लेना सब कोई, पहले एक बात को सब कोई समझ लेना, वो क्या है, इधर देखो यहां पर। अगर बिजनेस में कोई भी ऐसा खर्चा दिया हुआ है जैसे गुडविल और मशीनरी, सॉरी फिक्टिशियस असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम फिक्टिशियस असेट को असेट नहीं माना जाता, और गुडविल को भी काउंट किया नहीं जा सकता। क्यों? आप ये सब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल किसके लिए रहे हो? गुडविल के लिए। गुडविल निकाल रहे हैं, इसका मतलब पक्का जो गुडविल बैलेंस शीट में है वो सही नहीं है, सही नहीं है, या अब हम लोग को उस वैल्यू को चेंज करना है कुछ भी, तो हम उस वैल्यू को क्यों कंसिडर करें जब वो सही नहीं है, या हम लोग उसके बेसिस पर कोई कंप्यूटेशन ही फ्यूचर का नहीं करना चाहते हैं। समझ में आ गया? वो होगा कोई पुराना परचेज की वजह से वो गुडविल बना होगा। हम अभी गुडविल निकाल रहे हैं जो फर्म का फ्यूचर रिफ्लेक्ट करता है, हम अभी गुडविल निकाल रहे हैं जो फर्म का तुम लोग भूल गया कि गुडविल वैल्यूएशन कब होता है, जब कोई नया पार्टनर आ रहा होता है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है। तो तुम लोग को समझना होगा कि जो भी है वो गुडविल का, अब यहां पे आज के डेट पे वैल्यूएशन मतलब फर्म का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को वैल्यू करना, बराबर बात है। आज के डेट पर वैल्यू करना मतलब फर्म का पॉसिबिलिटीज को वैल्यू करना। एग्जांपल देता हूं, नया पार्टनर आया,
सुनो सुनो, क्योंकि अभी जो मैं बोलूंगा ना वो फिर डिस्कशन अधूरा रह जाएगा अगर आप लोग पूरा बात सुने नहीं तो इसलिए बोल रहे हैं सुनना भी। खाली मेरा बात पे ध्यान देना, कहीं और देखने का दरकार नहीं है। सुनना एवरीवन, बोलो सर। देखो ऐसा है, अगर कोई नया पार्टनर आया, हम उसको बोलेंगे कि देख भाई तुम आया, हम उसको बोलेंगे कि तुम आया तो तुम फर्म में फ्यूचर प्रॉफिट्स एंजॉय करेगा, वो तुम नहीं कर पा रहा होता अगर तुम खुद स्टार्ट किया होता। भले ही वो प्रॉफिट 3-4 साल तक रहे, उसी को नंबर ऑफ इयर्स परचेज बोलते हैं, तो हम लोग गुडविल वैल्यू करेंगे। लेकिन आप लोग बोलोगे ये सर रिटायरिंग पार्टनर का कैसे? रिटायरिंग पार्टनर जब बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो वो फर्म को बोलता है कि फर्म सुनो, रिटायरिंग पार्टनर फर्म को क्या बोलता है कि फर्म सुनो, तुम लोग मेरी वजह से प्रॉफिट्स एंजॉय करेगा फ्यूचर में, जिसकी तरफ मेहनत हम भी किया है, लेकिन एंजॉय तुम लोग करेगा तो मेरा हिस्सा भी बनता है। देखो चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, दोनों केस में हम लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का बात कर रहे हैं। तो दोस्त जब बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ है मतलब वो कोई पुराने एफर्ट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो मेरा फ्यूचर वैल्यूएशन में कोई काम नहीं आएगा, तो हम उसको कंसिडर क्यों करें? पहला बात, इसलिए गुडविल को असेट्स में कंसिडर नहीं करते। कौन सी गुडविल को असेट में कंसिडर नहीं करते? जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ उस गुडविल को असेट्स में कंसिडर नहीं करेंगे। कब? जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। लॉजिक पूछा, लॉजिक बोला, क्योंकि वो फर्म का पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम लोग फर्म के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बेसिस पर गुडविल निकालते हैं, इसलिए। नंबर 1। नंबर 2, इधर पे ध्यान चाहिए सबका। फिक्टिशियस एसेट तो सच में एसेट है ही नहीं, फिक्टिशियस एसेट तो सच में एसेट ही नहीं है। ये तो क्या है कि बस R&D एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको एक बार में खर्चा दिखाने की जगह हम लोग बैलेंस शीट में 5-6 साल तक दिखा रहे हैं। समझ आ गया? लेकिन सर फिर आप हम लोग को ये बताइए, अगर आपका ये जवाब है तो फिर आप हम लोग को ये बताइए इस केस में हाउ डज द कॉन्सेप्ट वर्क। आओ देखते हैं, सुनना एवरीवन, डोंट राइट इट डाउन साथ साथ में। लायबिलिटी अप्रोच देखो दिखाता हूं, इधर सुनना। इस केस में बात बदल जाता है। लायबिलिटी अप्रोच यही बोलता है मेरे को कि आप कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड करिए, कोई टेंशन नहीं है, कैपिटल और रिजर्व्स को आप ऐड कीजिए। देखो मैं किया कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड किया मैं, बट अब सुनो, कैपिटल और रिजर्व्स को एक बार हम लोगों ने ऐड कर दिया, सुन लो, कैपिटल और रिजर्व्स को एक बार हम लोगों ने ऐड कर दिया, उसके बाद इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होता है। ये था लायबिलिटी अप्रोच प्रीवियस केस में, कैपिटल प्लस रिजर्व, बात खत्म। लेकिन उस समय देख राइट साइड में कुछ ऐसा माथा खराब करने वाला असेट था नहीं, इस बार दो ऐसा माथा खराब करने वाला है। बोलो क्या? गुडविल। कौन है? बोलो। गुडविल है, और एक वो फिक्टिशियस असेट है, तो हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। गुडविल और फिक्टिशियस असेट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आप लोग देखो मेरे इस क्वेश्चन में 5 और 3 होता है 8, रुक जाओ, 5 लाख और 3 लाख होता है 8 लाख, रुक जाओ, 8 लाख माइनस गुडविल कितने का था हमारा? 2 लाख, और फिक्टिशियस एसेट 1 लाख, रुक जाओ, 2 लाख माइनस 1 लाख। कॉपी बाद में करना, पहले कन्विंस हो जाओ तुम लोग। तो यानी 8 - 3 अगर मैं करता हूं ना तो यहां पे 5 लाख आता है। और दोस्तों अगर मैं असेट अप्रोच यूज करता हूं, है, यदि मैं असेट अप्रोच यूज करता हूं, यदि मैं असेट अप्रोच यूज करता हूं, तब तो एवरीबॉडी नोज माय आंसर। असेट अप्रोच में क्या होता है? सुनना, बात को सुनना। असेट अप्रोच में क्या होता है? हम लोग देखते हैं एक्चुअल में जो असेट बुलाने लायक है। कौन है असेट बुलाने लायक? मशीन। क्या है? बोलो। मशीन। देख लो मैंने गुडविल को ऐड नहीं करा। मशीन माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है? क्रेडिटर्स 2 लाख का। आंसर तुम्हारा कभी भी उल्टा फुल्टा आ ही नहीं सकता है, दोनों अप्रोचेस में सेम आएगा। मेरा काम है बताना कि दोनों अप्रोचेस बात क्या करता है, ये समझ लो बात को। अब इसमें 2 तरीके हैं पढ़ने के, सीखने के। अब 2 तरीके कुल मिला के कि सर क्या सिखाए हम लोग को आज? कैपिटल एम्प्लॉयड सिखाए। पहला तरीके का स्टूडेंट सोच रहा है कि कुछ ज्यादा बात हुआ ही नहीं क्लास में, लॉजिकल बात की है सर कि असेट साइड में जो ये पड़ा रहता है गुडविल और फिक्टिशियस असेट, उसको असेट में मानना मत, और अगर लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करो तो माइनस कर देना, और अगर नहीं बात समझ में आया तो रट्टा लगा लो। फिर देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। जिसको नहीं समझ में, हम तो लॉजिक पे काम कर रहा है इसलिए इतना देर लिया, रटवाना ही है तो फिर ले लर्न कर ले कि लायबिलिटी अप्रोच फॉलो करते समय कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट, खत्म। और असेट साइड में डू नॉट कंसीडर गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी।
किसको किसको कॉन्सेप्ट समझ में आया ऑफलाइन वालों? यहां लर्निंग काम नहीं करेगा, काउंट्स है, यहां रटाएगा नहीं। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है? कम ऑन गाइस यार। और किसी को डाउट है अभी पूछने का, बाद में नहीं बोलने का कंफ्यूजन था सर। कॉपी कर लो सर। अब ये वाला केस, ये केस 2 कर लो। केस 2 में लिख लेना फिक्टिशियस एंड गुडविल इन बैलेंस शीट। फिक्टिशियस असेट्स एंड गुडविल इन बैलेंस शीट। फिक्टिशियस असेट एंड गुडविल इन बैलेंस शीट। मेन हेड कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, माइंड यू। मेन हेड कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। हो जाए तो बोलना फिर। पहले लायबिलिटी अप्रोच देख लो, अगर हो गया है तो फिर असेट अप्रोच पे भी दिखा देता है। डन है क्या सभी का? डन है क्या? वेरी गुड। लिखा पीछे मयंक। ओके। प्रिंस, नितिन, आप लोग का क्या सीन है? डन है? कॉपी कर लिया, चलो असेट अप्रोच कर लो फिर। खुशबू पीछे कोई डाउट है क्या? श्रेयसी कोई डाउट है? नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में ये लेवल 2 था, L2 लेवल 2। एक और लेवल आता है, लेवल 3, लास्ट है वो, इन्वेस्टमेंट। ये बड़ा खतरनाक पॉइंट होता है। खतरनाक मतलब टफ नहीं है, पर यहां पर मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। मैं बताता हूं, पहले आप लोग ये नोट कर लेंगे फिर मैं बोलूंगा। टेक योर टाइम, नोट इट डाउन एवरीवन। इनफैक्ट सबने खुद ही कर लेना है अभी तो, इतना क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। प्रिंस स्पीड तो नहीं हो रहा? पकड़ पा रहा है ना बात? ठीक है भाई। अभी एवरीवन अभी सुनते चलना एक बात को। हेडिंग डालो इन्वेस्टमेंट्स, उसी में कैपिटल एम्प्लॉयड में ही है, केस 3 इन्वेस्टमेंट्स। डालो इन्वेस्टमेंट्स।
आओ अब समझते हैं बात को। अगेन फॉर्मूला वाइज भी समझ सकते हो, रटने वाइज भी समझ सकते हो। देखो इधर पे पहले लॉजिकली समझो चक्कर क्या चल रहा है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के किस साइड में रहता है? असेट साइड में। किस साइड में रहता है? थैंक यू दोस्त। इन्वेस्टमेंट ना आपको मैं बताता हूं, अभी तक आपको कोई ये बोला नहीं है क्योंकि अभी तक काम भी नहीं पड़ा था ऐसा बोलने का। अब मैं बोल रहा हूं दोस्त, एवरीवन, इन्वेस्टमेंट ना दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पहले ट्रीटमेंट का बात करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता क्या? कोई नहीं पूछने वाला आपसे, चिंता मत करो। नोबडी इज गोइंग टू आस्क ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉन ट्रेड क्या होता है। नहीं, ये तो हम कॉन्सेप्ट बताना है मेरे को, तो हम बिना बताए निकल नहीं सकेगा। होता क्या है, मेरा बिजनेस ना आयरन एंड स्टील का है। मैं आयरन एंड स्टील का बिजनेस करता हूं। तो आयरन एंड स्टील बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आयरन एंड स्टील बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करा जिससे मेरे आयरन एंड स्टील बिजनेस को फायदा होगा। सिंपल। हो सकता है वो हो कि मैंने कोई कंपटीटर को खरीद लिया, कुछ ऐसा हो सकता है, या मैंने कोई रॉ मटेरियल का शॉप खरीद लिया। सिंपल भाषा में जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, जो मेरे को फायदा देता है, जो मेरे को फायदा देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। एक बार और, क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ। द आंसर इज यस। आओ अब सेकंड केस सोचो, इन्वेस्टमेंट ही है पर मैंने ऐसे ही उड़ दूर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया। एग्जांपल दें आपको, मैंने ऐसे ही कोई रैंडम इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने देखा मेरा आयरन एंड स्टील का बिजनेस है, पर ऐसे ही मेरे बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, तो मैंने यार क्या करा, मैंने ना आयरन एंड स्टील का, कोल इंडिया का, या आयरन एंड स्टील को छोड़ दो क्योंकि बिजनेस आयरन एंड स्टील का है, मैंने रिलायंस के, जियो का, और ऐसे करके एक दो ब्रांड्स का जो है शेयर्स खरीद लिया। क्यों? पैसे फालतू पड़े थे तो हमने उसको लगा दिए, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, जिसका मेरे बिजनेस से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिजनेस में एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैं डाल दिया। कोई गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट लेकर आया जिसपे गवर्नमेंट 10% इंटरेस्ट पे कर रहा है, मैं उस गोल्ड बॉन्ड में पैसे लगा दिया। क्या है? तो दोनों केसेस में इन्वेस्टमेंट, जो पहले बोला और अभी जो बोला है, तो दोनों केसेस में इन्वेस्टमेंट ही। पर पहला वाला केस में जब मैं लैंग्वेज यूज कर रहा था तब वो मेरे बिजनेस से डायरेक्टली, तब वो मेरे बिजनेस से डायरेक्टली, तब वो मेरे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड था। सेकेंड केस मेरे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड, हालांकि है मेरे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, मैं मना नहीं कर रहा, पर मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है। अब एक बात मेरे को बताना, सबको थोड़ा सा लॉजिकली मेरे से बात करना शुरू करना, थोड़ा सोचना शुरू करना। सोचो, थोड़ा सा सोचो, डेप्थ पे आओ। गुडविल फर्म का क्या रिफ्लेक्ट करता है? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को। किसको? तुम एक नया पार्टनर बिजनेस में आया और फर्म तुमको टोटल असेट्स या असेट्स अप्रोच को यूज करके अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालकर दिखाया। एक तो इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम होना चाहिए तुमको, क्योंकि वो फर्म का फ्यूचर रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। कौन सा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्यों? अरे भाई क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फालतू पैसा पड़ा था, वो फर्म का अर्निंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तुम लोग समझो, गुडविल फर्म का अर्निंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, फर्म का असेट है, मैं मना नहीं कर रहा, पर क्या वो फर्म का अर्निंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या नहीं, वो फर्म का अर्निंग कैपेसिटी को बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो जब वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा अर्निंग कैपेसिटी को, तो उसको गुडविल कैलकुलेशन में कंसीडर करना बेवकूफी है। तो जो ट्रीटमेंट, सिंपल में बोलता हूं, जो ट्रीटमेंट हम लोग गुडविल इन बैलेंस शीट का करते हैं, जो ट्रीटमेंट हम लोग फिक्टिशियस असेट इन बैलेंस शीट का करते हैं, वही ट्रीटमेंट हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का भी करते हैं, वही ट्रीटमेंट हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का भी करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में खत्म करता हूं एक लाइन बोलकर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को असेट नहीं माना जाता गुडविल कैलकुलेशन के लिए। असेट है क्या? हाँ है, हम ये कहां मना कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं गुडविल कैलकुलेशन के लिए नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि गुडविल फर्म का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए बना है, और कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फर्म का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। उदाहरण, और बेटर बोलू, आओ आओ मैं केडिया क्लासेस के टर्म्स में बात करता हूं, ठीक है ना, मैं अपने इंस्टीट्यूट के टर्म्स में बात करता हूं, तुम लोग और अच्छे से समझेगा आयरन एंड स्टील की जगह। चलो आओ समझते हैं। मैं यार सोचा,
मैं यार सोचा कि यार एक रूम बाकी है हमारे इंस्टीट्यूट में जो खाली पड़ा है, मैं ना उस रूम को खरीद लिया और मैं ना उस रूम में एक लाइब्रेरी जैसा सेटअप कर दिया प्रॉपर, जहां पर स्टूडेंट्स को जिसका क्लास मिस हुआ है वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग हमारा। ठीक है, मैंने वो सेटअप कर दिया। मैंने अगर वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, हेलो, मैंने वो इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया, क्या वो मेरे फर्म का क्या वो मेरे फर्म का क्या वो मेरे फर्म का अर्निंग पॉसिबिलिटीज को बढ़ाएगा? हाँ बढ़ाएगा। क्या वो मेरे इंस्टीट्यूट का अर्निंग पॉसिबिलिटीज को बढ़ाएगा? हाँ बढ़ाएगा। तो अगर कभी भी केडिया क्लासेस का गुडविल अगर कंप्यूटेशन का बात हो तो वैसा इन्वेस्टमेंट को एसेट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? व्हाट इज द रीजन? आओ अब सेकेंड केस। मेरे पास यार कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, मैं उस एक्स्ट्रा पैसे से क्या करा, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का 4 शेयर खरीद लिया, है ना, टाटा का 4 शेयर खरीद लिया, 5 शेयर इसका खरीद लिया, मैंने ये खरीद के बैठ गया मैं। क्या ये मेरे इंस्टीट्यूट का अर्निंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या तुमको स्टूपिड लगेगा कि कहां से असेट है आपका, असेट है आपके इंस्टीट्यूट का, मानते हैं, पर ये आपका इंस्टीट्यूट का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है क्या? कहीं से भी आपका फर्म का गुडविल को अफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं। अरे कोई देखो, लैंग्वेज सुनना, पेरेंट्स या बच्चा लोग क्या बात कर रहा है कि यार चल चल वहां चल, वहां पर तो बैकअप फैसिलिटी भी है, हम लोग वहां पर बैठ के ना रिकॉर्डेड लेक्चर उस रूम में आराम से देख सकता है, ये बात कर रहा है। ये ज्यादा होने का चांसेस है जो अर्निंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, नंबर 1। या नंबर 2, चल चल सुना है सर रिलायंस का 4 शेयर लिए हैं। पेरेंट्स लोग ये बात करता है क्या? तुम लोग आपस में ये बात करता है या? पागल है अगर करता है तो। क्या फील हुआ? क्या फील हुआ? कितना स्टूपिड लगा सेकंड केस कि ये बात कौन करेगा सर? एग्जैक्टली तो मतलब वो मेरा गुडविल रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा। अब किसी का भी शेयर खरीद ले, वो केडिया क्लासेस का गुडविल रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? हाँ, हम लोग को इन्वेस्टमेंट किया जो हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा किसी भी तरीके से, तो वो मेरा गुडविल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो हमारे इंस्टीट्यूट का गुडविल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यही आपको समझा रहे थे। इसलिए फॉर द सेक ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रीटेड लाइक फिक्टिशियस एसेट्स। इतना बोलने पर ही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि हम एक सम भी दिखाएगा आप लोग को, पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इतना बोलने पर ही। तो लिखो, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, related to business, same treatment as fictitious assets, same treatment as fictitious assets, same treatment as fictitious assets, same treatment as fictitious assets। नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, सेम ट्रीटमेंट एज फिक्टिशियस एसेट्स। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में रिलेटेड टू बिजनेस ट्रीटेड एज असेट, रिलेटेड टू बिजनेस ट्रीटेड एज असेट। किसको किसको क्लियर है भैया? हाथ उठाना। क्लियर है? चलो अभी यहां पर सुनना, एवरीवन लिसन केयरफुली। डन है? लिखो फाइनल कैलकुलेशन, लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स
माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस गुडविल, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस गुडविल, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू सीई इक्वल्स टू, हाँ, और असेट्स अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू सी का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसमें सबसे पहले टोटल असेट्स ले लो। अब टोटल असेट्स ले लिया, उसमें से जिसको जिसको असेट नहीं मानते उसको हटा दो। असेट किसको किसको नहीं मानते? तीन चीजों को, फिक्टिशियस असेट को, नॉन ट्रेड को और गुडविल को। तो फिक्टिशियस असेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल, टोटल असेट माइनस फिक्टिशियस असेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वही हो गया बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ये सारे लोग हो गए। क्रिस्टल क्लियर है क्या सर? पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट? इतना ही है, इतना ही है। एक सम कर लो जिससे सब कुछ एक जगह पे आ जाए, बात खत्म हो जाए। ये लिख लो फटाफट। लिख लिया? ऑल राइट देन, ऑल राइट देन। ये रहा एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं आपके सामने स्क्रीन पर, सॉल्व कर लेना भाई सारे लोग, सॉल्व करना। हाँ, एक चीज और बता दूं सर, डिफॉल्ट अजम्पशन क्या है? अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो ट्रेड माने कि नॉन ट्रेड माने? नॉन ट्रेड मानना है। क्या मानना है? नॉन ट्रेड। डिफॉल्ट अजम्पशन ये है, लिख लो डिफॉल्ट अजम्पशन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लिख लो डिफॉल्ट अजम्पशन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डिफॉल्ट अजम्पशन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डिफॉल्ट अजम्पशन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो एंड सॉल्व कर लो। हाँ, जो असेट साइड में फिगर्स है उनका वैल्यूज ठीक से नहीं दिख रहा है, तो मैं वो अमाउंट्स बगल में थोड़ा डार्क लिख रहा हूं, कोई चक्कर नहीं है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में ये अमृत का कैपिटल दिया हुआ है अपने को, और ये सुधीर का कैपिटल दिया हुआ अपने को 2 लाख है ना। ये रिजर्व्स दिया हुआ हमारे को 80,000, 1,80,000 का रिजर्व्स, 1,80,000 है। क्रेडिटर्स हमारे पास 1,80,000 है। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और क्या, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है 20,000 का। टोटल दोनों तरफ 780 780 है। इनकेस समबडी वाज नॉट एबल टू सी, अभी चेक कर लो, आराम से दिखेगा। सॉल्व करना भाई सारे लोग। पहले सम सॉल्व कर फटाफट, फोकस कर उधर पे, सम पे कर। हाँ,
करना सर, फटाफट हो गया रचित, वेरी गुड यार। हाँ भाई, लेट्स गो एवरीवन, हो गया बातचीत खत्म। सुनो, देखो भाई सिंपल है, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड बात कुछ नहीं है। इधर पे गुडविल भी दिया हुआ अपने को, डेफर्ड रेवेन्यू में एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है, और यहां पर अपने पास इन्वेस्टमेंट भी है जिसको अपने नॉन ट्रेड मान के चल रहे हैं। यदि मैं लायबिलिटी अप्रोच का बात करता हूं, आपको बहुत सिंपली क्या करने का है, देखो सबसे पहले कैपिटल्स में अमृत का कैपिटल 2 लाख है, खाली लायबिलिटी अप्रोच बोल रहा हूं। सुधीर का कैपिटल 2 लाख है और रिजर्व हमारे पास 180 है, तो टोटल 5,80,000 आया, टोटल 5,80,000 आया है ना। इसमें हम लोगों ने तीन चीज सब्ट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, फिक्टिशियस एसेट्स 20,000 एंड गुडविल 60,000। तो यदि आप इसको ऐड करोगे 180 आता है, तो जो टोटल अमाउंट हमारे पास बचता है वो कितने का बचता है, 4 लाख रुपए का बचता है। कितने का बचता है सर, 4 लाख रुपए का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लायबिलिटी अप्रोच कौन कौन 4 लाख निकाला था यार, वेरी गुड यार, ब्रिलियंट काजल, क्या मिस्टेक हुआ था। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैडम क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मैंने बोला ना एडवर्टीजमेंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो बोली क्लियर नहीं था, चलो आओ बात करते हैं, बात करना पड़ेगा इसके ऊपर। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पीएल का खर्चा। डेफर्ड का मतलब होता है वो खर्चा इतना बड़ा खर्चा है कि उसको एक साल में दिखाने की जगह 5 साल में बांटे, उसी को तो फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं ना। उसको और क्लियर करने के लिए देखो एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट हो लिखा हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखा हो, तो मान के चलो कि वो फिक्टिशियस एसेट है। या तीसरा होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, चौथा कुछ नहीं हो सकता। फिर से बोले, तीन ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। चौथा नहीं है कुछ, बोल तो रहा हूं कुछ भी नहीं। और ये दे सकता है कि यहाँ पे ये बदमाशी कर सकता है कि ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे सकता है। टफ पेपर सेट करना है, टफ पेपर देखेगा देखेगा सुनेगा, टफ पेपर सेट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस असेट साइड में आता है। सोचो एक बार, अरे लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट किधर आता है, रिजर्व में, लाइबिलिटी साइड में आता है, हाँ या ना। अरे तो लास्ट ईयर लॉस हुआ होगा तो वो किस साइड आएगा, असेट साइड में आएगा। तो उसको भी क्या तुम असेट मान लेगा क्या, लास्ट ईयर के लॉस को। तो वहां पे दिमाग थोड़ा सा खपाना कि वो तो लॉस है लास्ट ईयर का, कौन कौन समझा हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया ना। तो लास्ट ईयर का जो लॉस है उसका कुछ नहीं करने का अपने को, अगर दे दिया तो, वैसा देना नहीं चाहिए पर दे दिया तो कीप दिस इन माइंड कि सर बता रखे हैं ये, चलो ठीक है। क्योंकि तुम हर एक केस को कवर नहीं कर पाएगा, तुम कॉन्सेप्ट को कवर कर पाएगा। अरे भाई लॉस दिया हुआ है, बेसिक बुद्धि है कि वो फर्म का अर्निंग कैपेसिटी को कहां रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्लस वो असेट कहां से है, सिंपल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो असेट कहां से है, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग इसमें कॉपी करेंगे, अभी उसमें कंफ्यूज मत हो। तुम लोग मेनली तीन जान के चलो, क्या है बोलो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट और करेक्ट, आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। अब आओ इधर पे आओ,
असेट्स अप्रोच में आओ। मैं असेट्स अप्रोच में आप लोगों को अनिकेत समझाया था कि आपने करना क्या है, टोटल असेट्स 780 लिख लेना है। टोटल असेट्स आपने 780 लिख लेना है। ये देखो 780 हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें से हम लोगों ने फिक्टिशियस या फेक असेट्स को भगाया, गुडविल भगाया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भगाया, और फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भगाया। बैंक लोन होता वो भी हटाता, तो ये सब चीज को हटाया, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया वो 4 लाख आया। कितना आया बोलो? 4 लाख। ऑब्वियसली सेम आएगा। कौन कौन क्लियर है यार? ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों आपका नहीं देख रहा चैट अभी, ऑनलाइन वालों बात कर रहा हूं तुमसे। ये है, कॉपी कर लेना भाई। ऑनलाइन वालों अब आ रहे हैं तुम्हारे पे, बोलो ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? कोई डाउट है बोलो। हाँ सोनाक्षी बोलो क्या बोलना है। कुछ डाउट नहीं है तो अक्षरा बोलो क्या पूछना है। पूछना है तो बोल रहे हो पूछने का। तनिषी पीछे कोई डाउट है क्या? फॉर्मेट? हाँ मतलब यही है, और क्या है इसमें, फॉर्मेट क्या हो गया? हाँ कर सकता है। ध्रुव इज टेलिंग हम सीधा 1 लाइन 2 लाइन में फॉर्मूला लिखा और लगा दिया। हाँ कर। सिंपल भाषा में, अगर लायबिलिटी अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो भी वो सब असेट्स माइनस होगा, असेट अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो भी टोटल असेट्स में वो सब अप्रोच माइनस होगा। खत्म है बात, वो सब असेट्स माइनस होगा। तो वो तीनों को पिटना तय है। गुडविल का पिटना तय है। नेक्स्ट कौन है बोलो? फिक्टिशियस असेट्स का पिटना तय है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का पिटना तय है। सब्सट्रैक्ट होना ही है इनको, चाहे तुम लायबिलिटी अप्रोच फॉलो कर या असेट अप्रोच फॉलो कर। क्लियर है सर? ये लॉजिक सिंपल है, ठीक है। ज्यादा बढ़िया मतलब ज्यादा आसान क्या, अगर मेरे से पूछेगा, आना दोनों चाहिए तुमको। ज्यादा सिंपल सोचना है लायबिलिटी अप्रोच, उसमें खाली कैपिटल रिजर्व जोड़ना है, कैपिटल और रिजर्व जोड़ना है, और उस तरफ का अगर वो सब 3 असेट्स है तो वो माइनस करना है, वरना और कुछ नहीं करना। असेट अप्रोच में सारा असेट जोड़ना है, वो तीनों असेट को उड़ाना है, पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी साथ साथ में माइनस करना है। तो ज्यादा कुछ ध्यान रखने का है, बाकी तुम्हारा मन है, तुम जो भी करेगा ये रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा। सर एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया ना, बस अब खत्म हो गया बातचीत। अब कैपिटलाइजेशन मेथड मजाक हो चुका है सर। आओ हेडिंग डालो कैपिटलाइजेशन मेथड, मेथड 4। ये इतना ज्यादा डेप्थ नहीं है इसमें। कैपिटलाइजेशन मेथड हेडिंग डालना। कैपिटलाइजेशन मेथड दोस्त दो है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। नेहल बात समझ में आता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और सुपर प्रॉफिट्स। अच्छा पहले ग्रुप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हेडिंग डाल लो, बहुत आसान है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हेडिंग डाल लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हेडिंग डाल लो ए। और हर जगह कैपिटल एम्प्लॉयड का काम है, इसलिए क्लास को मैं फॉर्मूला से नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड से शुरू किया, क्योंकि नाम ही कैपिटलाइजेशन मेथड है। मतलब दोनों जगह कैपिटल एम्प्लॉयड तो चाहिए ही चाहिए, वो गलत निकल गया तो पूरा गलत हो गया, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गए। और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, फॉर्मूला है सिर्फ। द हार्ड पार्ट इज ऑलरेडी ओवर नाउ। तो अब सुनो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला तो व्हाट इज द फॉर्मूला? बहुत सिंपल, लिख लो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है वो बताएंगे, डोंट वरी। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो, इसमें तुम लोग को डर लगा ही नहीं। अगर लक्ष्य लॉजिकली सोचो तो इसमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड देख के तुमको डर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम 3 सम्स मेरे साथ अभी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का करा है। एकदम बेसिक सम किए थे, जिसमें कोई झमेला झट्टा कुछ भी दिक्कत नहीं था। सेकंड वाला केस जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट को छोड़ के गुडविल और फिक्टिशियस असेट्स को इंट्रोड्यूस करा। तीसरे में मैं इन्वेस्टमेंट को भी इंट्रोड्यूस करा। तो तुमको इससे तो डर हो ही नहीं सकता, किसी को नहीं हो सकता। हाँ एक चीज है सर, ये तो हमें आता ही नहीं है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आजा वो बता देता हूं, लिख ले। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, लिखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, लिखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, डोंट वरी. एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न. खत्म हो गया. अब ये मत पूछना एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तुमने पूरा पहला क्लास इसी को दिया था एवरेज प्रॉफिट निकालने को. एवरेज प्रॉफिट मतलब कुछ भी एवरेज प्रॉफिट की एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन, जो भी था सब करेक्ट करके एवरेज निकलता है. यू नो दिस. उसका बेस्ट सम है फर्स्ट क्लास के एंड में और सेकंड क्लास के बिगिनिंग में जो होमवर्क क्वेश्चन कराया. सो एवरीबॉडी गॉट टू हैव डन दिस, और वही आज का होमवर्क भी था वैसे. खैर जो भी है, ये हो गया खत्म आपका, ये हो गया खत्म आपका. आओ अब एक बार जो है सम को देखते हैं एंड सॉल्व करते हैं. इधर सुनना एवरीबॉडी, इधर देखो. अ फर्म हैज अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 96,000. तुमको वो लोग मेहनत नहीं करवाया, कॉन्सेप्ट बता रहा है. और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया? 12% दे देगा. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा देगा. मेहनत तुमसे कहां करवा सकता है? तुम सोच एक बार, थोड़ा सोचना. एवरेज प्रॉफिट में करवा सकता है, वो मेहनत तुम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कर लिया. कैपिटल एम्प्लॉयड पे करवा सकता है, वो मेहनत तुम आज मेरे साथ लास्ट 1 घंटा कर लिया. तो दोनों काम तो कवर हो गया. तो अब उसका जो कंक्लूजन आ रहा है कि एवरेज प्रॉफिट 96 है और एनआरआर 12% है, टोटल ऑफसेट्स ऑफ द फर्म 880 है, लायबिलिटी 4 लाख है. कुछ नहीं बोला है तो कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? 4,80,000. अरे टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. समझ आ गया ना? हाँ. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. कर लो एक बार क्वेश्चन को. अ फर्म हैज अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ, लिखो लिखो, एक लाइन का ही है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. अ फर्म हैज अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ, a firm has a average profit of 96,000. A firm has a average profit of 96,000 and its normal rate of return is 12%. And its normal rate of return is 12%. A firm has an average profit of 96,000 and its normal rate of return is 12%. Total assets of the firm are rupees 8,80,000. Total assets of the firm are rupees 8,80,000. Total assets of the firm are 8,80,000 and liabilities are 4 lakh. And liabilities are 4 lakh. ठीक है? Liabilities are 4 lakh. Calculate goodwill as per capitalization of average profits. Calculate goodwill as per capitalization of average profit method. Calculate goodwill as per capitalization of average profit method. कर लो अब अपना सॉल्व सबको ही. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दिवांश वही मेथड चल रहा है, एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. और थोड़ा सा तुमको मैच्योरिटी के साथ सोचना होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. सर नहीं बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि ये लोग जो कंक्लूजन दे दिया एवरेज प्रॉफिट, ये लोग जो कैपिटल एम्प्लॉयड बैठा के दे दिया, वो नहीं देगा. अगर लॉन्ग क्वेश्चन देना होगा तो वहां मेहनत कराएगा. करो सॉल्व करो सब. और बता दे रहा हूं, आज जहां पे खत्म हो रहा है गुडविल, वहां तक आपका सिलेबस है, मॉक एग्जाम का पेपर सेट हो चुका है. आज तक का जो भी हुआ है, राइट फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से आज तक जो हो रहा है, वो आपके मॉक टेस्ट का सिलेबस है. 40 मार्क्स का जो पेपर सेट हुआ है उसमें. एंड फ्रॉम व्हाट आई बिलीव नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आप लोगों का एग्जाम है हमारे यहां पर 17th. करो सॉल्व करो सबको ही. एक सेकंड, कौन बोला ये ईयर ऑफ परचेज वाला? हाँ नहीं माई, इसमें ईयर ऑफ परचेज का फॉर्मूला कहाँ है? कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे ईयर परचेज का. वो खाली एवरेज है, वेटेड एवरेज और सुपर है. करो 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 सॉल्व करो प्लीज. तो पहले आप लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड करा होगा 880. खुशबू बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है खुशबू बात समझ? माइनस 4 लाख, तो 4,80,000. फिर आप लोगों ने, ये हो गया बात नंबर 1. बात नंबर 2, आप लोगों ने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट करा होगा. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट करा होगा. पूरा पूरा लिखने का है. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बोलना? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100
बाई एनआरआर। लिखा हुआ है, इससे ज्यादा क्या करूं भाई। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 96,000 है। खुशबू लिखा क्या, 96,000 इंटू 100 बाई एनआरआर कितना, 12 है क्या, 12 है, ठीक है। तो यानी कि 8 लाख आ गया। तो अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू सिंपली 2 - 1 करना है। तो यानी कि गुडविल अपना आएगा 8 लाख माइनस 4,80,000 यानी कि 3,20,000। कौन कौन लाया है गुडविल 320 यार, हाथ उठाना। प्रेजेंटेशन आपके सामने है, नोट कर लीजिए। और अगर क्लियर है तो फिर चेक कर लीजिए, मतलब अगर कर लिया है तो चेक कर लीजिए। डाउट है तो गो हेड आस्क, गो हेड आस्क द डाउट्स। डन है भाई, सर डन है सर, सर डन है, ये वाला क्वेश्चन डन है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट डन है सर, सिमिलर है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां और बढ़िया बताएं क्या है, यहां सीधा आता है इंटू 100/NRR गुडविल, कुछ माइनस मुनस कुछ नहीं करना है। गुडविल इक्वल्स टू लिख लो सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। पर सर आप तो बोले थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है, यहां तो नहीं पड़ा, तो भाई सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा बिना कैपिटल एम्प्लॉयड के। ओ हाँ, सुपर प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड तो यूज होता है सर, याद है ना। यस, उसी का बात कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, खत्म, यही है गुडविल का फॉर्मूला। लिखो, क्वेश्चन लिखना है एवरीवन, क्वेश्चन लिखना है एवरीवन। अब ये मत बोलना सुपर प्रॉफिट सिखाइए, भाई वो लिखाया हुआ है, सुपर प्रॉफिट सिखाया हुआ है। लिखो द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म, द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म, द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 4 years आर, for the last 4 years, the profits of a firm for the last 4 years are rupees 80,000. The profits of the firm for the last 4 years are rupees 80,000, rupees 55,000. The profit of a firm for last 4 years are 80,000, 55,000. नेगेटिव में रुपीज 30,000, नेगेटिव में लिखो रुपीज 30,000, नेगेटिव में लिखो रुपीज 30,000 एंड रुपीज 75,000 पॉजिटिव में रिस्पेक्टिवली, एंड रुपीज 75,000 रिस्पेक्टिवली, एंड रुपीज 75,000 रिस्पेक्टिवली। फिर से बोल रहा हूं, 80 पॉजिटिव, 55 पॉजिटिव, 30 नेगेटिव, 75 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे बोल रहा है ये लोग, द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द फर्म इज 5,50,000, द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द फर्म इज रुपीज 5,50,000, द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द फर्म इज रुपीज 5,50,000, लिखा 5,50,000, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, the value of the firm is rupees 5,50,000 and external liabilities are rupees 2,90,000, are rupees 2,90,000. The firm expects an NRR at 15%. The firm expects a NRR at 15%. Calculate goodwill of the firm. Calculate goodwill of the firm. लिखो calculate goodwill on the goodwill of the firm. Calculate goodwill of the firm on the basis of capitalization of super profit method. Calculate goodwill of the firm on the basis of capitalization of super profit method. Calculate goodwill of the firm on the basis of capitalization of super profit method. Attack.
सॉल्व करना अपना, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ऑफ कोर्स। सुपर प्रॉफिट निकालो पहले। आओ एक बार डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। फर्म का एवरेज प्रॉफिट, बोलो बोलो, फर्म का ये एक तरफ है, माइनस माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू, तो उससे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। कैपिटल इंप्लॉयड निकालना आता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उस पे लगा दो तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। उसको एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दो तो क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर डाल दो फॉर्मूले में, गुडविल आ जाएगा। और ऑफलाइन में जिसका जिसका हो गया हाथ उठाना एक बार। इधर पे इनका हो गया, आप लोग का, अच्छा बाकी ये लोगों का करो, कोई चक्कर नहीं है। सबसे सिंपल है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसमें ज्यादा माथा लगेगा ही नहीं। 3-4 साल है, बस ऐड करके बाई 4 या 5 जितना भी है वो करना है, सबसे इजी काम है। और एक चीज और एडवाइस करेगा आप लोग को, जो भी बुक आप लोग अब लेके फॉलो करो, कोई चक्कर नहीं है, कोई भी बुक, जहां तक हम लोग कर लिए, क्योंकि अब से सम्स अप बनेगा। एक सिंपल सा ट्रिक और बताता है जो आपका अकाउंट्स एग्जाम बोर्ड्स में अच्छा करने में हेल्प करेगा। ये लास्ट मोमेंट के पढ़ाई से कोई नहीं कर पाएगा, जो लास्ट मोमेंट करेगा वो 50-60 वाला रह जाएगा। उससे रिलेटेड हम बातें नहीं कर रहे हैं। स्पीड, प्रैक्टिस करना, तो टाइम का ध्यान रखना कि सम बहुत अच्छे से एस्थेटिक्स के साथ कर दिए पर टाइम एक्स्ट्रा लग गया तो कोई फायदा नहीं हुआ वैसा किया हुआ सम का, क्योंकि बोर्ड में तुम्हारा पेपर ही खत्म नहीं होगा। तो हर एक नंबर के लिए, एवरीवन, हर एक नंबर के लिए ऐसा कैलकुलेशन लेकर चलो कि हम 1.6 से 1.8 मिनट्स अफोर्ड कर सकता है। फॉर एवरी 1 मार्क 1.6 से 1.8 मिनट्स हम अफोर्ड कर सकता है। अब देख लो कि वो 5 नंबर का सम है, तो 9 मिनट के अंदर मेरा हो जाए, उस तरीके का प्रैक्टिस करो। और नहीं हो रहा है तब तक तो मतलब और प्रैक्टिस का दरकार है, क्योंकि कोई ये सोचेगा कि हम आराम से करेगा, हड़बड़ाइए मत मेरे को, हम हौले हौले क्लास में एक एक सम आप करवाइए मेरे को, तो उससे फिर तुम्हारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, मजा तुमको बहुत आएगा। क्लियर है? सुनते चलो अभी एवरीवन। किसका किसका हो गया एक बार फिर पूछता हूं, हाथ उठाओ। हाँ अब ज्यादा हाथ उठाए, 1-2 मिनट और वेट करता हूं, ऑनलाइन में बात करते हैं तब तक। ऑनलाइन वालों किसका किसका हो गया सर? ओके, अमीशा हैज डन, सिया हैज डन, विशेष, अर्शिता, झलक, आप लोग ने प्रेजेंटेशन तो सारा करा है ना? ऑनलाइन वालों स्टेप जंप वेब जंप तो नहीं करा ना? ये देख लेना एक बार अपने काम में। ठीक है भाई। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर, देख लो अपने सुपर प्रॉफिट का कंप्यूटेशन में, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। सर ठीक है सर। तो अभी इधर आओ, मैं बात करना शुरू कर रहा हूं अभी एवरीवन। देखिए, तो भैया ऐसा हुआ कि मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट दिखाया और मैंने 4 इयर्स का टोटल प्रॉफिट करा। टोटल प्रॉफिट जब करा तो मैंने ऐड किया, लॉस था तो ऑब्वियसली लेस करा, और ये एवरेज प्रॉफिट आया 45। कौन कौन सही निकाला भैया, ये हाथ उठा लो। वेरी गुड। फिर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैं क्या करा? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100। कैपिटल इंप्लॉयड क्या था? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, 260 इनटू 15/100, यानी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। किसने ये सही सही करा था? वेरी गुड यार, तो ये आ गया बस। तो तुम लोग का तो फिर सुपर प्रॉफिट भी निकल गया, क्योंकि 45 है एवरेज और नॉर्मल है 39, तो सुपर मतलब एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहे हो? 6000, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब देखो यहां से तुम लोग एक चीज देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी तो इतना स्टेप सेम ही है। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी ये सब तो करते ही हो, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी तो ये सब
करते ही हो। बस हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड में एनवाईपी दे देता तो मल्टीप्लाई कर देते, और अगर कैपिटलाइजेशन बोल दिया तो इनटू 100 बाई एनआरआर। यहां तक सोचो एक बार, यहां तक सोचो एक बार, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी करते थे। बस फिर नंबर ऑफ इयर्स परचेज मल्टीप्लाई करके निकल जाते थे गुडविल के लिए। यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ेगा, इनटू 100 बाई एनआरआर करेगा तो 40,000 आएगा एवरीवन। कौन कौन 40 लाया था यार? क्या बात है, जितने लोगों ने करा सबने ही लाया है, वेरी गुड। अभी जो आपके लिए मैं कल होमवर्क दे रहा हूं ना, कल के लिए बस ये है होमवर्क कि आप लोग ट्राई करेंगे कल के लिए 5 क्वेश्चंस गुडविल के, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक आपके पास अभी रखा हुआ है, डजंट रियली मैटर। अब वो सब क्वेश्चन मत करना कि एवरेज दिया हुआ है तुम एवरेज निकाल के खुश हो रहा है। प्रॉपर क्वेश्चंस करना, 5 क्वेश्चंस, तो उससे तुमको बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। नहीं करोगे तो फिर वही डिले होते जाएगा, टफ लगते जाएगा टॉपिक, जो इतना आसान है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। जिनको बोला हूं क्लास के बाद रुकने, वो लोग बैठ के होमवर्क करो।